मुख्यमंत्री का हर बात आपने भी कई बार सुना होगा, मीडिया के जरिए, अखबार, सोशल मीडिया पे उनका पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है इसको ठीक करना सबसे बड़ी चैलेंज है। उसके लिए बड़े फैसले हुए। अगर आज वाटर बोर्ड के रूप में सेस लगाने के लिए एक बड़ा फैसला हिमाचल सरकार ने किया, तो उसके पीछे एक सोच थी कि किस प्रकार से जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर, इस पे हम किस तरह से रेवेन्यू लेके प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा फैसला था। उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए कि भारत सरकार का जो सहयोग हमको मिलना चाहिए था उसमें वो नहीं मिला, जबकि दूसरे राज्यों में आप बात करें जम्मू कश्मीर की या अपने उत्तराखंड की, वहाँ पर ऑलरेडी जो है वाटर सेस लग रहा है। वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनी। हमारे केस में जितने भी हमारे राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे SJVNL थे, नेशनल पावर है, दूसरे लोग जो जितने भी हाइडल पावर थे, उन लोगों ने उस लेटर के बाद अपने आप को पीछे हटाया। पर ये लड़ाई लड़ेंगे और इसके ज़रिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे। उसके अलावा आप देखें कि लगातार शराब की ठेकों की नीलामी पिछले 5 सालों में पिछली सरकार में नहीं हुई। वो इसी तरह आगे किए गए कि भाई 10% हाइक के साथ। हमारी सरकार बनते मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि हम इसकी ओपन ऑक्शन करेंगे, और उस ओपन ऑक्शन करने की वजह से 650 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जो है सरकार को मिला। तो एक बहुत बड़ा फैसला था कि जहां पर हम लोगों पे कोई टैक्सेस नहीं लगा सकते हिमाचल प्रदेश में, और कोई ऐसी छोटी स्टेट है, पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर टैक्सेस के जरिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। फजूल खर्चों के जरिए कैसे कम किए जाए और कुछ ऐसे फैसले किए जाए जिससे आर्थिक स्थिति को ठीक करें। हर व्यक्ति पे आज 1,02,000 रुपये का कर्जा है जो प्रदेश की सब जनता है। तो ये एक सोच तो पैदा करनी पड़ेगी कि इस प्रदेश को इस आर्थिक संकट से आने वाले 4 समय में कैसे बाहर निकलना। तो पहली बड़ी चैलेंज थी, उस पर काफ़ी अच्छे फैसले हुए। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक स्थिति को आगे आने वाले समय में ठीक करने की बात की है। अगर आज हम बात करें कि एक व्यवस्था परिवर्तन की बात है कि अगर एक दिन के अंदर 30 और 31 तारीख को 45,000 लोगों के ज़मीन से जुड़े हुए मामले इंतकाल हुए, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हमने भी देखा, आप सबने देखा कि ये ज़मीनों की जो लड़ाई है, ज़मीनों के जो ये झगड़े होते हैं पूरी ज़िंदगी चलते ही रहते हैं। किसी का आपस में पार्टीशन होना है, किसी का इंतकाल है, तो अपने आप में वो एक आदेश थे, स्ट्रॉन्ग फैसले थे कि ये करने हैं, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। उससे बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, और रेवेन्यू मैटर्स में जितने भी मामले हैं वो इससे तेज़ी आई है और लोगों को इसका फ़ायदा लिया। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार हमारी सरकार व्यवस्था को बदलने की बात कर रही है। और भी बहुत सारी ऐसी योजना हैं जिसपे हमने जो हमारी गारंटीज़ की बात है, विपक्ष के लोग कई बार इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, भाजपा के नेता, कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटीज़ को लेकर क्या किया। हमने हमारी पहली गारंटी थी जो हमने कमिटमेंट किया था सत्ता में आने से पहले, हमने कमिटमेंट किया, लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन आने के बाद उसको चालू किया। ये बड़ी बात थी। नहीं तो होता क्या है, अक्सर किसी भी सरकार की जो मैनिफेस्टो है, जो गारंटीज है, वो पूरे 5 साल के टेन्योर के लिए होता है किसी भी सरकार का, कि हम 5 साल लोग हमारे को मौका देंगे, हम 5 साल के अंदर इस तरह से काम करेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही OPS को पहली कैबिनेट में बहाल किया और 1,36,000 कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिला। और आज जो है तकरीबन 500 से ऊपर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो उनको पेंशन मिल रही है पुरानी इससे। मैं अगर किसी को 3700 मिलती थी, आज उनको 30,000 40,000 पेंशन मिल रही है। वो कमिटमेंट थी। और भी गारंटीज पे काम किया। ये जो राजीव गांधी स्वरोज योजना का था स्टार्टअप, जिसमें सबसे पहले जो स्टार्टअप में हमने किया कि इलेक्ट्रिक वाहन, जो ऐसे बेरोजगार बच्चे हैं वो जो इसको खरीदना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे, उनको 50% उसमें सब्सिडी मिलेगी। और उनके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सरकार उसको सुनिश्चित करेगी कि डिपार्टमेंट्स में वो वाहन जब खरीदेगा, उसको जो टैक्सी खरीदेगा, उसमें बैंक किस प्रकार से उसको फाइनेंस करेंगे उसका भी सरकार उसका ध्यान रख रही है। और उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, उस बात का भी ध्यान रख रही है। उसके बाद वो वाहन जो है सरकारी महकमे के साथ लगेगा। कम से कम 40,000 रुपये के करीब जो है एक बेरोजगार युवा साथी आराम से अपना रोजगार उसमें मिलेगा उसको। तो ये एक ऐसी योजना है जो मैं समझता हूँ देश के अंदर कहीं नहीं है। इलेक्ट्रिक, उससे एक फ़ायदा होगा कि युवा साथियों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा, हम जो अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं,
जो हम डीजल और पेट्रोल के वाहन कम करना चाहते हैं, उसमें भी सरकार की जो नीति है ग्रीन हिमाचल को आगे ले जाने के लिए एक योजना है। और उसके दूसरे पार्ट भी बाद में आएंगे। पहला उसका ये पार्ट था कि किस प्रकार से स्टार्टअप को शुरू करना है, और बहुत सारी योजना है जिस पे आगे काम चलने वाला है। तो ये तो एक विपक्ष का मुद्दा रहता है कि जब आपदा आई हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का जो लॉस है, भारत सरकार से टीमें आई, उसका आंकलन हुआ और उस रिपोर्ट्स गई भारत सरकार को। और हम और आप सबको, सरकार को भी उम्मीद थी कि ये जो है भारत सरकार से, माननीय मोदी जी की सरकार हमको जरूर मदद करेगी, क्योंकि आपदा थी। हमने इसको लेके बड़ी बार मुख्यमंत्री खुद भी मिले कि आप इसको जो है स्पेशल पैकेज हमको मिलना चाहिए, जिससे हम लोगों का जो नुकसान हुआ है और सरकार का, सड़कों का, बिजली का, पानी का, उसकी भरपाई कर सकें। लेकिन उसके एवज में हमें कोई पैसा नहीं मिला। अब असेंबली का सेशन हुआ शिमला में, स्पेशल सेशन बुलाया गया, उसमें हमने प्रस्ताव रखा हमारी सरकार ने कि हम जो है भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो इस आपदा के समय में जो नुकसान हुआ है, इसको स्पेशल पैकेज के तौर पे मांग करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए कि उस वक्त के विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती थी कि उस प्रस्ताव के बारे में आपको भी पूछना चाहिए, माननीय ठाकुर जयराम जी से भी और दूसरे नेता जो है उनके, कि आपकी पार्टी का और आपका उस प्रस्ताव के समय विधानसभा में क्या स्टैंड था? क्या आप उस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए? क्या आपने उस प्रस्ताव को सपोर्ट किया कि यस, हम भी आपके साथ चलेंगे दिल्ली और हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होंगे और इसमें जो है हमको स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए कि इन लोगों ने उस प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ इनसे चूक भी हुई और गलती भी थी, ये प्रदेश के साथ ऐसे समय में खड़े नहीं। तो इसलिए इनकी नैतिकता बोलने की और ये झूठ बोल के प्रचार करने का काम कि वहाँ से पैसा आया, हमने पहले भी पूछा है। मैंने 2-3 बार शिमला में भी और हमारे सीनियर लीडर्स ने भी इस बात का जिक्र किया है कि ठाकुर जयराम जी को बता देना चाहिए पूरा डिटेल वाइज कि ये पैसा जो है भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को मदद के तौर पे मिला। आप बताएं, आप हर तीसरे दिन प्रेस से बात करते हैं, उसका पूरा हिसाब किताब बता दें। हम तो बोल चुके हैं, हमारे नेता बता चुके हैं कि जो पैसा हमको मिला वो जो तो आपदा का पैसा था, उसको कोई किस्त एडवांस दे दी, कोई कुछ दे दी, लेकिन जो हम उम्मीद कर रहे थे वो सहायता भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली। तो यही था मेरा, बाकी कोई कांग्रेस ने है कि पिछली सरकार ने जाते जाते 900 कुछ संस्थानों की घोषणा कर दी। आप ये समझें कि चुनाव से 6 महीने पहले, जो अपने आप में बिल्कुल गलत था। उनको पूरा 5 साल का समय मिला था विकास की दृष्टि से फैसले लेने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जयराम जी की सरकार 4.5 साल कुछ नहीं कर पाई थी। फिर उन्होंने इस बात को खुद भी माना कि जी कोरोना था, जबकि कोरोना का तो 1 साल था। वो खैर उनकी कमियां थी। अब आप जाते जाते वोट की राजनीति कर गए कि जहाँ ज़रूरत है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट का प्रोविजन है नहीं है, सब घोषणाएं कर दी। जब आप लोगों के जनता के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनी, हमने उस पर गौर किया कि अगर इसको सबको लागू करना है तो 5,000 करोड़ रुपया और चाहिए, 10,000 करोड़। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ डिस्पेंसरी खोल दी, वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ PN से चला रहे हैं। तो इस तरह से नहीं चल सकता है कोई चीज़। तो उसको फैसले को देखते हुए उसको जो है डिनोटिफाई किए गए। लेकिन उस वक्त हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक बात साफ कही थी कि जहाँ पर जनता की ज़रूरत होगी, जनता की डिमांड होगी, मेरिट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हम फिर से इसको नोटिफाई करेंगे। उनमें से कुछ संस्थानों में काम शुरू हो गया। हो सकता है कि कहीं घोषणा करने के बाद, अभी तो आप समझते हैं कि हर चीज़ को हम उसी पैटर्न पे नहीं कर सकते जैसा जयराम जी की सरकार ने किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है। वो लाइन हमारी नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ पर ऐसी कमी रही होगी उसको जरूर देखेंगे कि कितने दिनों में वो आगे जाके शुरू। सर, कांग्रेस ने जो 10 गारंटियाँ दी थी, कांग्रेस ने 10 गारंटियाँ दी थी, भाजपा का आरोप है कि चरणबद्ध तरीके से उसे पूरा करने का वादा सरकार कर रही है। तो उसको 2024 की जो इलेक्शन है उसको प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस अब करने वाली है, क्योंकि 1 साल में जो गारंटियाँ देनी थी, पूरी करनी थी, वो नहीं कर पा रही है। साल 2024 की जो इलेक्शन है उसको प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस करेगी चरणबद्ध तरीके से, जो गारंटी है उनको पूरा करके। किस तरह देख रहे हैं उनके बयान को? देखिए, विपक्ष की मजबूरी होती है। विपक्ष के पास कोई सरकारी काम तो होता नहीं करने का, उनको तो सिर्फ ये देखना है कि हमको क्या बोलना है। और ये भाजपा के अंदर इस वक्त थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी अपनी कुछ वर्चस्वों की लड़ाई भी है कि मीडिया के जरिए बना रहा है लीडरशिप, अपने को होता है हर दल में, वो भी कुछ चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो वो गारंटीज होती है किसी भी दल की, या हमारी बात करें, हमारी सारी गारंटीज
5 साल के लिए होती है और 5 साल में हम इसको पूरा करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बात की है कि हम 4 साल के समय में सारी गारंटीज भी पूरी करेंगे और गारंटी के अलावा भी बहुत सारा काम करेंगे। जो गारंटियां नहीं है, जो प्रोमिस नहीं है प्रदेश के लोगों, वो ऐसी भी बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है। जैसा अभी जिक्र किया कि हमारी गारंटी थी कि हम हर एक असेंबली में 3 मीडियम इंग्लिश स्कूल स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हम 3 नहीं, पूरे सरकारी स्कूलों में ही मीडियम इंग्लिश शुरू करें। तो वो हमारी कमिटमेंट तो 3 की थी, लेकिन हमने बोला जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें सब में जो है पढ़ाई की शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाए। उसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में कभी ऐसी भावना ना रहे कि हम पब्लिक स्कूल में या जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनसे हम किसी तरह पीछे हैं। ये भावना ना आए कि जी हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, हम अंग्रेजी नहीं समझ पाते। उसके मद्देनजर सरकार ने जहाँ शिक्षा नीति में और बहुत सारे बदलाव है, वो बहुत लंबी बातें हैं कि आज हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स की बात हो रही है, उसमें काम चल रहा है। लेकिन ये फैसला लिया गया कि स्मार्ट क्लासेस करनी है, शिक्षा का स्तर सुधारना है। ये तो एक गारंटियों में फंस के भाजपा गारंटी 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 करके, गारंटी इज नॉट द ओनली थिंग, गारंटियों पे तो काम होना ही है। वो तो हमने आपको प्रदेश की जनता को कहा कि हमारी गारंटी है, लेकिन ये एक माहौल बनाने का प्रयास लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भाजपा कर रही है कि जी गारंटियां थी तो गारंटियां हैं, गारंटियों में काम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगली और 2-3 गारंटियों में सब कमेटियां बनी है, उस पर सर्च हो रही है कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। कोई ऐसा नहीं है कि घोषणा करने से हो जाएगी कि जी घोषणा कर दी गारंटी शुरू होगी। अगर आप बोल रहे हैं कि दूध लेना है, उसको खरीदना है इतने बड़े प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं 2-4 जिला से पायलट प्रोजेक्ट इसको शुरू करेंगे। उसके बाद खरीदने के बाद उसका क्या किया जाएगा, उसको कैसे आगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। मेरी आप लोगों के माध्यम से भाजपा के नेताओं को है कि आप लोगों को कोई अच्छा सुझाव देना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि केवल आप जो है क्रिटिसिज्म करें। क्या आपको लगता है कि 1 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो भाजपा बोल सके कि नहीं ये अच्छा काम है जी, इसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं? वो तो उस समय भी खड़े नहीं हो सके जब प्रदेश की जनता पे आफत थी। तो उनसे तो हमारा ये सबसे बड़ा जवाब है कि उसका जवाब दे दे जयराम जी, क्या उस विधानसभा के जो प्रस्ताव था उसके साथ आप खड़े थे कि नहीं थे? भाजपा नेता रणधीर हैं, उनका एक बयान आया है और उन्होंने ये बोला कि 12 महीने में 12,000 करोड़ जो कांग्रेस ने लोन ले लिया है और आने वाले टाइम में कैसे वो सक्षम होंगे। और जैसे ये बोल रहे हैं कि हिमाचल सबसे अमीर राज्य बनेगा, तो कैसे बनेगा, क्या आधार उसका रहेगा? अगर 12,000 करोड़ है तो रिंग बैंक उसके इंटरेस्ट पे निकल जाएगा। दूसरा ये है कि उन्होंने ये बोला कि राज तिलक तो कर दिया है, पर लेकिन 2 नेता है उनको राज कौन सा मिलेगा अभी तक वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। 2 सवाल है यहाँ की। रणधीर जी ने ये बात की कि कर्जे लेके जा, मैंने तो शुरुआत ही वहां से की। मुख्यमंत्री जी वहीं से बोलते कि जो खजाना था ना, खजाना टोटल खाली था, तो आप रुक तो नहीं सकता ना, सरकार तो नहीं रुक सकती, उसको तो आगे चलना था। वही तो हम कर रहे हैं कि उसको कैसे ठीक करना। जो आप 5 साल बर्बादी करके गए बिना सोच के, आप बार बार कहते रहे डबल इंजन की सरकार। लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि डबल इंजन की सरकार का मतलब उसका एक ही मॉडल था, कर्जा लो कर्जा लो कर्जा लो, और वही किया। आंकड़े हैं, किताबें हैं कि जयराम जी ने कर्जा लेने के सिवाय कोई डबल इंजन नहीं किया। वो बता दे कि जी मेरे को ये सहायता मोदी जी ने इतने हजार की इस वक्त दी, इस वक्त ये पैकेज दिया, इस वक्त ये बता दे। बताना चाहिए, उनको कौन रोक रहा है? खुला मंच है, आजकल मीडिया का जमाना है, बताए वो कि क्या किया और कितना पैसा मिला डबल इंजन से। आपने कर्जा लिया और कर्जे में डुबो दिया। वही हम बोल रहे हैं बार बार कि फिर उसके बावजूद हम विकास की दृष्टि से कमी नहीं आनी दी। अब कर्जा लेने का मॉडल तो कर्जे से ही चलेगा ना। क्या हम 10-12 हजार करोड़ रुपए का कोई ऐसा टैक्स लगा सकते हैं जनता पे? कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने ओपीएस दिया तो भारत सरकार ने हमारे पे पाबंदियां लगा दी। आप जयराम जी 14,500 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, आपकी लिमिट थी 14,500 करोड़ रुपए 1 साल में। रिकॉर्ड है ये वो आंकड़े हैं जो किताबों में, और हमारी वो लिमिट कर दी 6600 करोड़, घटा दी। महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए थी, कर्जे की लिमिट वो घटाई गई, भारत सरकार ने लिमिट कर दी 6600 करोड़। जब जयराम जी थे तो 14,500 करोड़ का कर्जा लिया, हम ले सकते 6600 करोड़। और हमारी जो वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, जितने भी विदेशी बैंकों से जो हमारी स्कीम्स आती है उसमें कैपिंग कर दी 3 साल के लिए 2700 करोड़। अब बताओ 2700 करोड़ की तो एक योजना होती है।
आप उसमें भी कैपिंग कर दी। तो आप तो हमारे पे बंदिश लगा रहे हो। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी सुधारनी पड़ेगी जैसे मैंने जिक्र किया। आपने क्यों नहीं किया शराब के ठेकों की नीलामी? क्या मजबूरी थी आपकी, बताओ। आप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, आपके पास बागडोर संभाली कि आप हमारे हित के फैसले करो। आप जवाब दो, आपने क्यों नहीं किए 5 साल ठेकों के ऑक्शन? आपके सामने किताबें बता रही कि 650 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिले। तो गलत काम है ये गलत फैसला हुआ सरकार। या हम वाटर सेस बना के आज सेस के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये क्या गलत फैसला? कोई बोल सकता है कि हम प्रदेश हित की लड़ाई नहीं लड़ रहे? मुख्यमंत्री जी के बारे में आप सब गांव में रहने वाले लोग, आम छवि वाले आदमी, इलेक्ट्रिक कार है छोटी सी, उसमें जाते हैं, उसी में चलते हैं। पर क्या चाहता है विपक्ष? आप प्रदेश के हित में कुछ चाहते तो कुछ सुझाव दो। क्रिटिसिज्म करने से अच्छा कि अच्छे सुझाव दो, सरकार उसको आपके अच्छे सुझाव को लेगी। आप सोचो तो सही, बैठ के 4 लीडर बीजेपी के आपस में तो सोचो कि हमने बोलना क्या। सर, विपक्ष बोल रहा है कि सीएम सुक्खू नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, जो झूमने वाली बात फिलहाल करंट सिनेरियो में चलेगी, होटलों में पहुंचाएंगे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर क्या बोले? मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, विपक्ष वालों को पूछो कि तुम करते क्या रहे। सुक्खू जी ने बोला हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद टूरिज्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका 9.6 जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश। एप्पल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री 2 बड़े क्षेत्र हैं जो हमारे रेवेन्यू का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। उस टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन हुआ। अब आप बताओ, पूरा साल आप काम करते हैं, सब अपना अपना काम करते, खूब मेहनत करते हैं। जब साल का जाने वाला समय है, बनता है क्या आप हम लोग नाचना गाना मिलना जुलना, समाज में रहने वाले प्राणी, क्या बुराई? आप देखिए शिमला जाके आप आते रहते, एक अच्छा मेले वाला माहौल है, लोग मिलजुल रहे हैं, जिनका बिजनेस है वो उठा है, जो टूरिस्ट आया था क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच वो एंजॉय कर रहा है। अगर उन्होंने ये बोला कि कोई आदमी घर से निकलता है सेलिब्रेशन मूड में, टूरिस्ट अगर कहीं ऐसी कोई बात हो जाए, उनसे भी कहा कि आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने दायरे में रहे, एंजॉय करें। और कभी ऐसा हो जाए कोई घटना कि कोई आदमी ज़्यादा ही कुछ हो जाए, तो आप ये ना करें कि वो हवालात में, बाहर के देशों में ऐसी पुलिस होती है जो टूरिज्म को हेल्प करती है टूरिस्ट को। बाहर ऐसा नहीं है कि डंडे मारे जाते हैं वहाँ लोगों को। टूरिस्ट क्या है, वो आपके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा रोजगार पैदा करता है। जब टूरिस्ट आता है हिमाचल में तो हमारी रोजी रोटी निकलती है उससे। हमको टूरिज्म फ्रेंडली होना पड़ेगा, टूरिज्म फ्रेंडली सरकार को भी, प्रशासन को भी, इवन लोगों को भी टूरिज्म फ्रेंडली होना पड़ेगा। जब हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो रोजगार देती है, जो पोल्यूशन नहीं देती है, तो हमें माहौल तो देना पड़ेगा। मैं हैरान हूँ जो ऐसी सवाल करते हैं भाजपा के नेता कि वो नहीं समझ सकते कि उनके पीछे मुख्यमंत्री की क्या मंशा है। मैं ऐसे लोगों का क्या जवाब दूंगा? सर, विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त कर्मचारियों का बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिला था और सरकार बनने की आपने ओपीएस को भी बहाल कर दिया। लेकिन अब वो कर्मचारी थोड़े निराश होने लगे हैं कि 2016 से उनको वेतनमान का एरियर नहीं मिला है, तो आगे लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कर्मचारियों की मांग कब तक पूरी होने की उम्मीद है? देखो, सवाल हट फिर के वहीं आ रही है। 11,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन किस सरकार में मिला? याद है? जयराम जी की सरकार ने ये 6th पे कमीशन लागू किया, 1 रुपया नहीं दिया किसी। 11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी छोड़ दी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, वो पेंशनर्स, सारी लाइबिलिटीज खड़े की खड़ी है, 1 रुपया नहीं देंगे। ऊपर से 915 इंस्टीट्यूट खोल दिया। और भाई ऐसे चलाई जाती है सरकार। आप तो चला के साइड में हो गए, प्रदेश के लोगों का तो आपने बेड़ागर्क कर दिया। आपने बिना सोचे समझे फैसले किए कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हों। तो ये सारी चीजें भुगतनी पड़ रही है, इसको ठीक करने के प्रयास हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भाई से मिलते भी हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से, उनको पता है। मुख्यमंत्री जी ने अपील किया कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल देंगे, और अपनी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो आपका जो देनदारी है उसको हम देना शुरू करेंगे। ये कमिटमेंट है और हमने दिया। ओल्ड पेंशन देने वाली सरकार बनना कोई आसान काम नहीं है। पूरे देश में हमारी सरकार बनी है जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू भी कर दी है, और यही लोग 3 साल लगातार हजारों की संख्या में जयराम जी से मिलते रहे,
घेराव करते रहे धर्मशाला में, शिमला में विधानसभा का, इनकी किसी ने बात नहीं सुनी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमिटमेंट की, कांग्रेस पार्टी ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया और हम अभी भी सरकार के भी हित में, एम्प्लॉयज के हित में काम करती है, आगे भी करेंगे।